हेलो स्टूडेंट, रिवीजन कक्षा के अंतर्गत आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ क्रिया। इसके पूर्व हमने क्रिया इस पाठ को पढ़ा है, लेकिन फिर एक बार हम इस पाठ का पुनरावलोकन करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व आओ पहले कुछ तस्वीरें देखें। यहाँ दिए सारे चित्रों को थोड़ा गौर से देखिए और यदि आप इसको और गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रत्येक चित्र में कुछ न कुछ गतिविधि चल रही है। जैसे पहले चित्र में क्या दिया है कि बालक खेल रहा है, अर्थात यहाँ खेलने का कार्य हो रहा है। दूसरे इसमें माया गृह कार्य कर रही है, तो यहाँ गृह कार्य किया जा रहा है, करने का काम चल रहा है। यहाँ फूल खिल रहे हैं, अर्थात खिलने का काम हो रहा है। मजदूर खोद रहा है, खोदने का काम हो रहा है। शिक्षक पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का कार्य चल रहा है। ट्रैक्टर खेत में है, तो वो खेत में खड़ा है, तो खड़ा रहने का कार्य चल रहा है। मतलब कहीं न कोई गतिविधि कार्य यहाँ चल रहा है। हर चित्र को ध्यान से देखने के बाद हम समझ रहे हैं कि बालक खेल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, मजदूर खोद रहा है, माया गृह कार्य कर रही है, फूल खिल रहे हैं, ट्रैक्टर खेत में है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो खेल रहा है, पढ़ रहा है, गृह कार्य कर रही है, खोद रहा है, ये सारे कार्य प्रयत्न पूर्वक किए जा रहे हैं कि वहां पर वो कार्य उस व्यक्तियों द्वारा हो रहे हैं। जबकि फूल खिल रहे हैं, तो खिल रहे हैं यह क्रिया अनायास ही हो रही है, बिना किसी प्रयत्न के हो रही है, अपने आप हो रही है। और यहाँ पर किसी न किसी क्रिया की स्थिति का बोध हो रहा है, अर्थात ये सारे उदाहरण क्रिया से संबंधित हैं। इसी आधार पर हम क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि। इसे क्या कहेंगे? क्रिया के मूल अंशों को धातु कहते हैं। ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप है। इससे अन्य अनेक क्रियाएं बनती है। जैसे लिख, इसका उदाहरण लिखें तो लिख इस धातु से कौन कौन सी क्रियाएं बनती हैं? देखो, लिख से लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखो, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी जैसी क्रियाएं बनती हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्रिया के भेद अर्थात प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अभी हम देखेंगे कि अकर्मक अर्थात क्या और सकर्मक अर्थात क्या।
चलिए सबसे पहले देखेंगे अकर्मक क्रिया अर्थात क्या। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, अर्थात कर्म उसमें होता ही नहीं है और क्रिया का सारा फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है। कौन नाचता है? मोर नाचता है, इसलिए मोर करता है और नाचना क्रिया है। तो नाचना क्रिया का फल किस पर पड़ता है? मोर यानी कि कर्ता पर पड़ता है। अविनाश हंसता है। इनमें क्रमशः नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे सीधे अपने कर्ता पदों से संबंधित है। नाचने और हंसने का आधार क्रमशः मोर और अविनाश है। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अकर्म यानी कि कर्म के बिना होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनुराग ने फल खरीदे। यहाँ खरीदे क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है। फल कर्म के बिना खरीदे क्रिया अपूर्ण है। यदि हम प्रश्न करें कि अनुराग ने क्या खरीदे, तो उत्तर आएगा अनुराग ने फल खरीदे। अर्थात खरीदे क्रिया का प्रभाव फल इस कर्म पर पड़ रहा है और यदि कर्म के बिना खरीदे क्रिया अपूर्ण है, अगर हम इतना ही लिखेंगे अनुराग ने खरीदे, तो हमारी क्रिया अपूर्ण है। साथ ही साथ वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता है। अतः यहाँ पर खरीदे ये सकर्मक क्रिया है, अर्थात सकर्मक अर्थात स अर्थात सह साथ, जो कर्म के साथ घटित होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। अविनाश कुत्ते को दूध पिलाता है। यहाँ पिलाता क्रिया के दो कर्म हैं। एक है कुत्ता, कौन दूध पी रहा है? कुत्ता। और दूध कौन पिला रहा है? अविनाश। तो जब ऐसे किसी वाक्य में दो दो कर्म होते हैं क्रिया के, तो उसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो आज हम इस पाठ में हमने क्या क्या देखा? हमने क्रिया किसे कहते हैं, साथ ही साथ धातु और धातु के रूप और क्रिया के उससे बनने वाले क्रिया के सामान्य रूप और क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया इस किसे कहते हैं, ये हमने देखा। आगे के भाग में हम देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर और साथ ही साथ सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरणों का हम अध्ययन करेंगे।